जब से हम गुलाम हुए हैं तब से हम आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। जो गुलाम होते हैं उन्हीं की संस्कृतियां गायब होती हैं। आयुर्वेद सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। बिल्कुल गलत मिथ है। मार्केटिंग बुजुर्गों के हिसाब से की गई है। वो भी शायद अब धीरे धीरे बंद हो जाए। आजकल चल रहा है कि खाने के साथ पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सच है, मैं तो बोलता हूँ। बचपन से सुनते आ रहे थे खाने के साथ पानी मत पियो मत पियो मत पियो। आपने कहा पियो पियो पियो। मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी गलती हम कर रहे हैं जो हमें बीमार करती है? मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में हम सही काम कर ही नहीं रहे हैं। खाना दवा भी है और जहर भी है। 100% सही है। किचन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें नॉर्मल रखने में? मुझे लगता है कि 100%। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है हमारा हजारों साल पुराना मेडिकल साइंस। जब हम भगवान श्री राम पर अटूट विश्वास रखते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो हम अपने वेदों पर अटूट विश्वास क्यों नहीं रखते? जब भी हम कोई पुरानी कहानी सुनते हैं, रामायण को ले लेते हैं, जब युद्ध हो रहा था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो वैद्य सुषेण ने आके उनके प्राण बचाए थे। तो आज हमारे साथ है वैद्य सुषेण, वैद्य परमेश्वर अरोड़ा, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। सर, वेलकम टू मैजिक पोटली। नमस्कार राहुल। हाँ। मैं वैद्य परमेश्वर अरोड़ा हूँ। वैद्य हाँ। सुषेण बहुत मानते। वैद्य बोलिए, डॉक्टर बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन हमारा काम है लोगों की चिकित्सा करके उनको ठीक करना। वैद्य और डॉक्टर में बेसिक फर्क क्या होता है सर? कोई फर्क नहीं, केवल शब्दों का फर्क है। आप कह सकते हैं हिंदी में वैद्य बोलते हैं और इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन काम एक ही, चिकित्सा करना, लोगों को ठीक करना। सर, आयुर्वेद हमारा जब इतना हजारों साल पुराना साइंस है, तो आज ये इतना पिछड़ता क्यों जा रहा है? मार्केटिंग ना होने की वजह से। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आप देखते हैं, मार्केटिंग अगर होती है तो खराब चीज भी बिकती है और ऊपर चली जाती है, और अच्छी चीज अगर मार्केटिंग के अभाव में पीछे रह जाती है। तो एक ही जवाब है कि आयुर्वेद की मार्केटिंग नहीं हुई, इसलिए आयुर्वेद पीछे चला गया। और वो विज्ञान जो वास्तव में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मुझे लगता है जब से हम गुलाम हुए हैं तब से हम आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। हमने गुलामी को अपना लिया है, हमने एलोपैथी को अपना लिया है। बिल्कुल, जो गुलाम होते हैं उन्हीं की संस्कृतियां गायब होती हैं। हमारा कल्चरल हेरिटेज गायब हुआ क्योंकि हम गुलाम थे। तो आयुर्वेद किसका था? हमारा था, भारत देश का था। तो इसलिए हम गुलाम हुए। तो जो जिन्होंने आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, उनके पास जो चीज थी उन्होंने वो बेची और हमने खरीदी। चाहे उससे हमें दुष्प्रभाव मिले, बीमारियां मिली। हमारी जो वैदिक आयु 400 वर्ष की होती थी, आज घट करके कलयुग में 100 वर्ष की हो गई। और 100 वर्ष छोड़िए, अब तो 70 साल जीना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत चीज को हमने पकड़ा, उसका खामियाजा भी भुगता। और साथ साथ हमारे आयुर्वेद की नेगेटिव मार्केटिंग भी हुई। जो लोगों ने रोड पे तंबू लगा दिए, जो झोला छाप डॉक्टर आ गए, जो कुछ भी दे देते हैं। आप क्या मानते हैं उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। और लोगों ने उसको तंबू का विज्ञान और झोला छाप और घरेलू नुस्खे ये करके थोड़ा सा उसको डिग्रेड किया है, रसोई तक सीमित रख दिया। डेफिनेट राहुल, ये रसोई का तो विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेद का अगर आप प्रयोजन समझेंगे कि आयुर्वेद क्यों लिखा गया, तो वहां बोला गया है कि प्रयोजनम से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमच, यानी कि इसका पहला प्रयोजन है कि आपको स्वस्थ रखे। है तो स्वस्थ कैसे रखेंगे? तो डेफिनेटली हमें आपके किचन में जाना पड़ता है। हमें ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि इस सीजन में आपको यही हरड़ खानी है, लेकिन किसके साथ, किसमें शर्करा के साथ, किसमें घी के साथ, किसमें किस फलानी चीज के साथ। तो ये सब जो हमें बताना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारे किचन से ही आयुर्वेद शुरू होता है, क्योंकि हमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। आयुर्वेद कहता है हमारा 70% जो दोष है, जो रोग हैं, वो हमारे खाने से ही आते हैं। हाँ राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर हम बीमारियों की एक क्लासिफिकेशन करें तो ट्रोमेटिक डिजीज होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, हेरिडिटरी डिजीज होती हैं। तो ये वो बीमारियां जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, बस हमें आ जाती हैं। तो लेकिन इनकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये कहीं ना कहीं 20 to 25% होती है। बाकी कितनी बची? 75 से 80%। वो आती हैं हमारे गलत खान पान की वजह से या हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। बिल्कुल गलत मिथ है, क्योंकि आयुर्वेद अष्टांग है, यानी इसमें 8 अलग अलग विधाएं हैं। तो उनमें से एक विधा है बाल रोग, यानी कि वो पूरा चैप्टर या पूरी विधा वो केवल बच्चों को दिमाग में रख के लिखी गई है हमारे महर्षियों के द्वारा।
तो बच्चों के जन्म से लेके जो है उनके युवा होने तक किस तरह की परिचर्या होनी चाहिए, किस तरह उनका खान पान होना चाहिए, बीमारियां हो जाएं तो उन्हें किस तरह से हमें चिकित्सा करनी चाहिए, वो बाल रोग में वर्णित है। ऐसे ही बुजुर्गों के लिए जरा शब्द का प्रयोग आया है कि वहां पर जेनेट्रिक केयर की हम बात करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर राहुल, आयुर्वेद सबके लिए है, हर जनमानस के लिए है, बच्चों के लिए है, जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, आदमियों के लिए है, औरतों के लिए है, हर जन के लिए आयुर्वेद है। मार्केटिंग बुजुर्गों के हिसाब से की गई है। वो भी शायद अब धीरे धीरे बंद हो जाए, हाँ। लेकिन अब हम बंद नहीं होने देंगे। विश्वास कीजिए, आज जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से आयुष मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है, राहुल, ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का टैग लगा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में ये टैग हट जाएगा। आयुर्वेद विल बी द मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट, एंड जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा एलोपैथ के द्वारा वो ऑल्टरनेटिव कहलाएगा। आयुर्वेद जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहलाएगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट से मतलब क्या है आपका? इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब जैसे इन जनरल एक्सीडेंटल कोई केस है, या किसी को अटैक पड़ जाता है, या बहुत सीवियर पेन आपको हो रहा है, कोई नींद नहीं आ रही है, वहां पे नींद की गोली देना आवश्यक है, तो ऐसी कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन भी हमारे अपने द्वारा जो है प्रोड्यूस की गई है। चरक फादर ऑफ मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी कौन? सुश्रुत। तो ये जो सर्जरी है, इतनी एडवांस सर्जरी जिसमें प्लास्टिक सर्जरी तक की हम बात करते हैं, ये सुश्रुत संहिता में वर्णित है। लेकिन राहुल, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि सुश्रुत संहिता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जो वहां पे इन जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंग्लिश नाम दे करके आज हम कहते हैं कि सर्जरी, आयुर्वेद में तो सर्जरी है नहीं। तो ये बहुत दुष्प्रचार हुआ है। मतलब आयुर्वेद को चोरी नहीं किया गया, आयुर्वेद को लूटा गया है, और लूट करके विज्ञान, अब आयुर्वेद में तो सर्जरी है नहीं, इस तरह का दुष्प्रचार किया गया। जब बोला जाता है कि सारी लैंग्वेज संस्कृत से बनी है, जब हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है, तो ये हमारी मार्केटिंग या गुलामी का ही नतीजा है। गुलाम कौन हुए? हम हुए। तो संस्कृति किसकी जाएगी? हमारी जाएगी। आयुर्वेद हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो गुलामी ने बहुत कुछ हमसे छीना, उसमें हमें आयुर्वेद के रूप में जो एक हीरा मिला हुआ था, जो हमें स्वस्थ रखने का काम करता था, रोगी होने पे जड़ी बूटियों से, हमारी किचन से हमें ठीक होना सिखाता था, वो हमसे दूर कर दिया गया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एक बड़ा आजकल चल रहा है कि खाने के साथ पानी पीना चाहिए, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं तो बोलता हूँ भोजने से अमृतम मारी, उसका प्रमाण भी देता हूँ। तो ये बिल्कुल, जो इसको करेगा, ठीक है, वो फायदे में रहेगा। जो किसी गलतफहमी में रहकर इसको नहीं करता, वो निश्चित रूप से नुकसान में रहेगा। और राहुल, मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपके पास इसका प्रमाण है कि खाने के साथ पानी, जैसे मैं तरीका बताता हूं, सिप सिप करके, मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, मतलब बार बार पानी पिए, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। तो अगर ये तरीका नहीं सही है और प्रमाण के साथ कोई आता है तो वो आए सामने, लेकिन नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सब भ्रम की बातें हैं। मैं सदैव जो भी बोलता हूं प्रमाण के साथ बोलता हूं। ये प्रमाण कहां से लाते हैं आप? आयुर्वेद से, हमारी चरक संहिता से, हमारी सुश्रुत संहिता से, हमारी आचार्य वाग्भट द्वारा जो लिखी गई किताब है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, उनसे, भाव प्रकाश, माधव, शारंगधर से, अथर्ववेद से। ये वो पुस्तकें हैं राहुल, जिनको हमारी भारत सरकार ने एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया है। उनमें जो बात लिखी गई, दैट मीन्स वो ट्रुथ है। क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना कि पानी पीना चाहिए जी, ये एक बहुत मतलब साइकोलॉजिकल लोगों को है ना, माइंडसेट को पूरा हिला दिया है। ठीक है, सब बचपन से सुनते आ रहे थे, खाने के साथ पानी मत पियो, मत पियो, मत पियो। आपने कहा पियो पियो पियो। मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूं। हमारे तो कहा गया भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि साधम कृसंगताम। अगर भोजन से पूर्व आपने जल पिया तो आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो स्लगिश हो जाएंगे और आपको दुर्बलता रहेगी। अंतः क्रोति स्थूलतम, अगर आप भोजन के अंत में जल पीते हैं तो आप इस बिन कारण मोटे रहेंगे और आपको आमाशय से ऊपर कफ की बीमारियां होंगी। और मध्यंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, अगर भोजन के मध्य में जल पीते हैं तो आपके अंग भी अच्छे रहेंगे, आपके धातु भी अच्छे रहेंगे, पाचन की क्रिया भी सही से शुरू हो जाएगी। तो ये श्लोक तो शास्त्र का है, अष्टांग संग्रह का है। वाग्भट को बहुत लोगों ने सुना है, तो वाग्भट का है। तो मैं गलत नहीं हूं। अगर आपने गलत बोलना है तो अपने वेदों को गलत बोलिए, जिसकी हिम्मत मुझे लगता है किसी में नहीं है। और वेदों को गलत बोलने का मतलब हमारे भगवान को गलत बोलना, आप्त वचनों को गलत बोलना। वहां पर राहुल 5000 वर्ष पूर्व का डॉक्यूमेंटेशन आज हमारे पास आयुर्वेद का है। लेकिन आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुई। ये जान लीजिए
कि वो आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्व भी उतना रेलिवेंट था, आज भी उतना रेलिवेंट है, और विश्वास कीजिए 5 लाख साल बाद भी जब तक सृष्टि है उसकी रेलिवेंसी कभी खत्म नहीं होगी। आयुर्वेद तो आप्त है, आयुर्वेद तो ईश्वर है, आयुर्वेद तो शाश्वत है, आयुर्वेद तो देने वाला है, वो लेने वाला नहीं। आयुर्वेद क्या लेगा हमसे? भगवान श्री राम ने किससे क्या लेना है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या लेना है, गीता हमसे क्या मांगती है? लेकिन हमने उनसे लेना है। अगर हम गुलाम हैं तो हम नहीं ले पा रहे हैं, जब हम खुले आजाद दिमाग से काम करेंगे तो हम उनका फायदा उठाएंगे। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, कितना फायदेमंद है ये? देखिए, गर्म पानी ठंडे पानी के कंपेरेटिवली सदैव अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें व्यवहारिक भी होना पड़ता है कि आप गर्म पानी नहीं पी सकते तो आप ताजा पानी पीजिए, ठंडा मत पीजिए, आप ताजा पानी पीजिए। लेकिन आज के समय पे सुविधा है, जहां चाहा वहां रहा। अगर आपको गर्म पानी सूट करता है, आप आज थर्मस हमारे पास है, तो आज के विज्ञान का फायदा उठाइए ना। आप पानी बगल में रख के बेड साइड पे सोते हैं, तो क्यों आप गिलास में रख के सोए? आप थर्मस में रख के सोइए रात में गर्म करके, सुबह आपको गर्म मिलेगा। क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि उषा पान, यानी सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले यदि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो रोग जरा परिमुक्तो जीवेत वत्सर शतम सागरम। फिर देखो वेदों का प्रमाण। मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही जैसे मैं सूत्र बोल रहा हूं राहुल, ऐसे कोई सूत्र बोलता हुआ सामने तो आए कि साहब डॉक्टर साहब जो है बोलते हैं भोजन के साथ पानी पी रहे हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा है भोजन के साथ पानी नहीं पीना। लेकिन मुझे प्रमाण उस पुस्तक का चाहिए जो सरकार द्वारा ऑथेंटिक है, सरकार द्वारा एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट स्वीकार्य है। केवल वो 10 रुपए वाली पुस्तक किसी ने लिखी, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं, मैं उसको नहीं मानूंगा। प्रमाण का मतलब होता है ऑथेंटिक बुक, जिसे हमारे बड़ों ने एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है। सर आजकल ये डिटॉक्स वाटर का नाम बड़ा चल रहा है, क्या है ये? बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि डिटॉक्स यानी कि इन जनरल जो हमारी बॉडी में पर डे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको निकालने के लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आपको पीनी चाहिए उतना आप पी लीजिए। जो एसेंशियल समय पानी पीने के हैं, यानी सुबह उठ करके भोजन के साथ और भोजन के बाद कम से कम 2 बार, उसमें पानी पी लीजिए। रेस्ट डिटॉक्स के नाम पे अधिक पानी पीने का मतलब है अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स को पैदा करना, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पे बिना मतलब का वर्कलोड डालना। और विश्वास कीजिए, अधिक पानी पीना कहीं से भी हमको फायदा नहीं करता, हाँ अनेकों प्रकार से नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। और अल्कलाइन वाटर? देखिए, अल्कलाइन वाटर अगेन, गर्म पानी है, अल्कलाइन वाटर है, डिटॉक्स वाटर है, मुझे ज्यादा मतलब है उसकी क्वांटिटी से। आप किसी भी मकसद को दिमाग में रख के बॉडी को आप पानी की ओवरडोज मत दीजिए। अब जानते हैं अभी एक रिसर्च हुई है, उसमें यह है कि अगर आप बॉडी को ओवरलोड कर देते हैं पानी से तो आप इमीडिएटली हाइपोनेट्रीमिया में जा सकते हैं। आपकी बॉडी से सोडियम आयंस बहुत तेजी से डिप कर सकता है, और क्या करेगा अगर बॉडी से सोडियम आयन चला गया? आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको फॉरगेटफुलनेस आ सकती है, आपको मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। क्योंकि आप जब पानी को बढ़ा देते हैं तो बॉडी का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तुरंत सोडियम को कम करता है। उस कंडीशन को साइंटिफिकली हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो ये सब फालतू बोलने से नहीं होगा, साइंटिफिक फैक्ट लेके सामने आओ। अधिक पानी पीने से क्या हो रहा है? आपकी किडनी पे ओवरलोड आ रहा है, आपकी किडनी कंप्रोमाइज। बोलते हैं कि किडनी ठीक है तो आप पानी पीजिए। अरे उस समय जब राहुल हर दूसरा आदमी जो है या तो शुगर से या ब्लड प्रेशर से परेशान है, और हम सब जानते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, 15 साल बाद जो किडनी खराब होती है वो एकदम उसी ओवरनाइट थोड़ी होती है। धीरे 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 आपकी किडनी कमजोर हो रही है। आप उम्र में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आंख कमजोर हो रही है, आपके कान कमजोर हो रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिव पावर जा रही है, आपकी सेक्सुअल पावर जा रही है, आपकी किडनी कमजोर नहीं हो रही होगी। आप लगातार पानी पी के उस ऑर्गन से काम ले रहे हैं, वो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होगा, और फ्लूइड रिटेंशन होते ही आपको साइंटिफिकली भाषा में बोले तो हार्ट पे प्रेशर आ गया, किडनी पे प्रेशर आ गया, ब्लड सर्कुलेशन पे प्रेशर आ गया, बीपी बढ़ गया। अगर आयुर्वेद की भाषा में बोले तो आपकी बॉडी में जल तत्व जब बढ़ेगा तो अग्नि तत्व नीचे जाएगा, और अग्नि ही जीवन है, अग्नि ही स्वास्थ्य है। तो बहुत सिंपल है राहुल, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी भूत चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर लोगों को सही मैसेज देने का, जब तक उतरे सुन लीजिए, अपना लीजिए, ज्ञान ले लो और फायदा उठा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, मुझे लगता है कि आजकल ये पानी कैंसर का भी कारण बनता जा रहा है। उसका मैं बताता हूँ। पहले के जमाने में हम देखते थे सोने के गिलास में पानी, फिर चांदी में आया, फिर कांसे में आया, फिर स्टील में आया,
आजकल प्लास्टिक की बोतलों में आ गया है। देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने, जितना हम आर्टिफिशियल होते जाएंगे, जितना हम केमिकल होते जाएंगे, जितना हम नेचुरल प्राकृतिक चीजों से दूर जाएंगे, उतना हमें बीमारियां होंगी। वो बीमारी, छोटी बीमारी यानी आपका पेट सही ना रहना, और बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, वो वाइड रेंज है, डिपेंडिंग कि उस प्लास्टिक की बोतल में आप ठंडा पानी पी रहे हैं या गर्म पानी पी रहे हैं। ठंडा हो सकता है कि प्लास्टिक को ना एब्जॉर्ब करे, लेकिन गर्म प्लास्टिक को लेगा ही लेगा। तो आप तो गर्म पानी अच्छे मकसद से पी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आर्टिफिशियल चीजें साथ में जुड़ जा रही हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, जब नहीं होता है तो बाजार से खरीदना पड़ता है प्लास्टिक की बोतलें, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। हमें अब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही होगा, क्योंकि अब रिसर्च राहुल बता रही है कि प्लास्टिक जो है वो पानी में आता है एंड बॉडी में पहुंचता है। क्योंकि प्लास्टिक जैसे बाहर हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं होता, बॉडी में भी कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होता है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, और यहाँ तक कि कैंसर का भी एक कारण जो है प्लास्टिक निकल के आ रहा है। तो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक बोटल्स। अच्छा, मतलब इसे कहते हैं कि इसमें ठंडा पानी काम कर जाता है, गर्म ज्यादा नुकसान देता है, कैसे? बिल्कुल, देखिए आप ठंडा पानी अगर प्लास्टिक बोतल में डालते हैं तो वो इन जनरल प्लास्टिक को कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आप गर्म पानी अगर डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन उसका फास्टर होगा। लेकिन राहुल, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जब पैक्ड बोतल्स मार्केट से लेते हैं तो वो सब वहां पे फ्रिज करके नहीं रखी जाती, वो भरते हैं, उसके बाद वो ट्रैवल करती हैं कहीं कहीं, फिर दुकानदारों के पास भी, उनके पास कितने स्टोर हैं, धूप में वो पड़ी होती हैं बोतल्स, आपने देखा, तो वो बहुत अधिक गर्म होती है, बहुत अधिक समय तक रहता है। तो प्लास्टिक का उसमें मिलना बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि अब हम प्लास्टिक बोतल्स को धीरे धीरे बाय बाय करें। डॉक्टर साहब, हमारी डेली रूटीन लाइफ में कौन सी ऐसी गलती हम कर रहे हैं जो हमें बीमार करती है? मेरे ख्याल से डेली रूटीन में हम सही काम कर ही नहीं रहे हैं, हम गलती गलती कर रहे हैं। जैसे? हमारा तो सोना गलत, जागना गलत, खाना गलत, पहनना गलत, बात करना गलत, विचार गलत, जीवन को लेके लक्ष्य गलत। समझाइए। हम टाइम से नहीं सोते, हम टाइम से नहीं उठते, हम टाइम से नहीं खाते, खाते हैं तो ना हमें क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, हमारा खाना खाने का समय फिक्स होना चाहिए, खाना खाने का तरीका होना चाहिए, कुछ तो नहीं पता हमको। मैंने अब बहुत सारे वीडियो डाले कि अभी सदियों से मुझे लग रहा है कि जब तक मैं शास्त्रों का प्रमाण लेकर सामने नहीं आया, लोग कहते हैं भोजन के साथ पानी मत पियो, इतनी बड़ा मिथ, जबकि शास्त्र बोलता है भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पानी पियो। तो ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल हैं कि हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। रात बनी है सोने के लिए, हम रात में जगते हैं, दिन बना है जगने के लिए, हम दिन में सोते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल भौतिकवादी हो चुका है। हम बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा गोल टारगेट हम जो है पहले अपने से ही डिसाइड करते हैं, किसके लिए, अपने लिए, और फिर अपने ही टेंशन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बोला कि कौन सी गलती कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले ईमानदारी से वो तो 10 अच्छे काम तो बताओ जो हम कर रहे हैं। हम गलत ही कर रहे हैं, हम सारे काम ही गलत कर रहे हैं लगभग। वो कहते हैं खाना दवा भी है और जहर भी है, कितना सच है? 100% सही है। वही खाना अगर सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में, सही कॉम्बिनेशन में, सही टाइम पे और सही तरीके से खाया जाए तो वो आपके लिए पोषक है। अगर कुछ त्रुटि है, आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आपकी दवा है। और अगर आप उसी खाने को, स्वादिष्ट खाने को आप गलत मात्रा में खाते हैं, गलत कॉम्बिनेशन में खाते हैं, तो फिर वो आपके लिए जो है अभिशाप है, आपको बीमारियां देगा। तो यही खाना है जो पोषक भी हो सकता है, दवा भी हो सकता है, और बीमारी का जनक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल सबसे बड़ी एक समस्या है, रात को लोग बोलते हैं नींद नहीं आ रही है, इसका कोई आयुर्वेदिक उपाय है क्या? बिल्कुल आयुर्वेदिक उपाय है। सिंपल से शुरू करते हैं कि आप पहले अपने विचारों में सात्विकता लाइए। आपको योग के माध्यम से मेडिटेशन करने का विधान बतलाया गया है। आप पैर के तलवों पे थोड़ा सा घी रगड़ करके सोइए। आप रात में सोते समय घी की 2 बूंद नाक में डालिए, आपका दिमाग तर होगा। और उसके बाद फिर राहुल जानते हो मैं तो सुप्रज्ञा देता हूँ, आप 4 चम्मच सुप्रज्ञा, 1-2 कैप्सूल सुप्रज्ञा के साथ रात में पी करके सोइए। हर्बल नरवाइन टॉनिक है, आपके दिमाग का ईंधन है, और दिमाग में जहां ईंधन मिला वो तृप्त हुआ, वो सो जाएगा। और जब तक, बताइए, आपका बच्चा जब भूखा होता है तो वो सोता है कि रोता है? वो रोता है। रोता है। तो जब आप अपने दिमाग को ईंधन पहुंचा देंगे, उसको नरिशमेंट पहुंचा देंगे, तो वो रोना बंद कर देगा, सो जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि दवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल, ये कितना सच है? पार्शियली सच है। कैसे? हमें देखिए, हर बीमारी ऐसी नहीं होती जो केवल लाइफस्टाइल ठीक करने से चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं तो हाँ,
आप अपना सुबह उठने का समय सही करते हैं, आप योग पे जाते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको दूसरे मेजर्स जाने, जैसे आपको मीठे को छोड़ना होगा, खाने पीने संबंधित करेक्शन करने होंगे, एंड उसके बाद भी हम आपको गारंटी देंगे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। फिर आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी होंगी, और आपका सौभाग्य है कि अगर वो जड़ी बूटियां हैं और उनसे शुगर कंट्रोल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइफ स्टाइल, खाना पीना एज वेल एज हर्बल मेडिसिन, ये तीनों चीजें मिल करके आपको बीमारी से दूर रख सकती हैं और बीमारी को दूर भगा सकती हैं। हमारी किचन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें नॉर्मल रखने में? मुझे लगता है कि 100%, अगर आप अपनी किचन का सही इस्तेमाल समझ जाते हैं तो आप मोटा मोटा तौर पे ये मान के चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद फिर जो बीमारी आएगी वो उसका किचन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप रोड साइड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका कोई डैमेज हो जाए, अंग कोई चला गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक्सीडेंटल है, ट्रॉमेटिक है। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे कुछ नहीं करेंगे आप। हेरिडिटरी आप कोई डिजीज माँ बाप से आपको कोई मिल गई तो वहां कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज ये 20% को निकाल दें तो 80% तो मैंने फिर बोला कि आपकी डाइट एंड आपकी लाइफ स्टाइल, ये गड़बड़ कीजिए, 80% बीमारियां तैयार हैं आने के लिए। रोज दूध दही खाना कितना फायदेमंद है? बहुत अच्छे, दूध दही रोज खाना चाहिए, लेकिन कौन से सीजन में ये ध्यान रखना है। दही की आपने बात की, 3 सीजन ऐसे हैं जिनमें दही नहीं खाना चाहिए राहुल। गर्मी में दही नहीं खानी चाहिए जी, सबसे ज्यादा खाते हैं। बसंत में दही मतलब स्प्रिंग में दही नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 ऑटम, शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। ये 3 वो ऋतु हैं जहां पर आयुर्वेद बोलता है कि दही जो है गरितम यानी कि नुकसान पहुंचाती है। और 3 वो सीजन जिसमें हम अक्सर दही नहीं खाते, हेमंत शिष्टे चापी वर्षाशु दधि सश्यते, यानी कि अर्ली विंटर, लेट विंटर और बरसात में। बरसात में यस, दही प्रशस्त है, खाइए, लेकिन दही वर्षा ऋतु में दही ताजी होनी चाहिए। वो कहते हैं बैक्टीरिया इतने ज्यादा होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो बैक्टीरिया तो लैक्टोबैसिलस अच्छा बैक्टीरिया होता है ना दही में, हाँ। वो खाइए ना। आजकल हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है, बार बार 2 मिनट में मौसम चेंज हुआ नहीं, सर्दी जुकाम बुखार ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। कोई उपाय है आयुर्वेद में? बिल्कुल, देखिए इम्यूनो बूस्टर के रूप में हमारे पास च्यवनप्राश है, हम भूलते जा रहे हैं। च्यवनप्राश खिलाइए बच्चों को, इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसमें आंवले के रूप में हमारे पास विटामिन सी का एक वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है, तो च्यवनप्राश खिलाइए। एक सिंपल आपके अपने किचन का नुस्खा जो मैं बोलता हूँ, 50 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम बताशे मिला करके आप उसका पाउडर बनाइए, और बड़े लोग 1 चम्मच हल्दी वाले दूध के साथ और छोटे बच्चे जो है आधा चम्मच हल्दी वाले दूध के साथ लें। आपकी इम्यूनिटी स्पेसिफिक टू कफ एंड कोल्ड बढ़ेगी। एक सुथरो टैबलेट आयुर्वेदिक दवा है, मैं कहता हूं कि सालों पुरानी आपकी एलर्जी है, 2 गोली सुबह शाम चूसिए और देखिए आपको 3 से 6 महीने में 20-20 साल पुरानी एलर्जी, आपको जो छींके मारते हैं आप, नाक बहना शुरू हो जाता है, कभी नाक बंद हो जाता है, वो सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे मैं बताया, हल्दी हमारे खाने में भी यूज होती है, हमारे दूध में भी यूज होती है, क्या काम करती है? हल्दी इज एंटीसेप्टिक, हल्दी इज एनाल्जेसिक, हल्दी इज एंटी कैंसरस, हल्दी इज ब्लड प्यूरिफायर, हल्दी इज डिटॉक्स। हल्दी आपको क्या नहीं करती, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ मसाले हमारी सब्जियों के इंटीग्रल पार्ट हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं। हमारे ऋषियों ने हमारी जो किचन डिजाइन की है वो इसी तरह से की है कि छोटी मोटी बीमारियां जो हमें आनी है ना, वो पता भी नहीं लगती, इफ वी आर यूजिंग दीज स्पाइसेस इन ए करेक्ट वे। दूध में हल्दी क्या काम करती है? दूध में हल्दी एनाल्जेसिक है यानी पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करती है, एंटीसेप्टिक है मतलब आपकी एक तरह से एंटीबायोटिक कवरेज देती है। तो जब चोट लगती थी तो 2 ही तो चीजें चाहिए हमको, एक दर्द सूजन हट जाए और एक वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो, हल्दी का दूध पियो। क्या आयुर्वेद कभी फास्ट काम कर सकता है? बिल्कुल करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। आप हमारे पास बुखार लेके आते हैं, हम आपको अपनी जो है एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं और वो उतना ही तेज काम करते हैं जितना तेज अंग्रेजी मेडिसिन। लूज मोशंस आपको हो रहे हैं, आप आइए हमारे पास आयुर्वेद में, अगर वहां पर रोकने की आवश्यकता है तो आपको पहली खुराक से हम आराम देंगे। तो इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना तो स्लो है और ना ही लॉन्ग लॉन्ग चलने वाला है। ये डिजीज के हिसाब से सही क्या रहेगा उसका निर्धारित करके आपको आराम देता है। क्या हर जड़ी बूटी फायदेमंद होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बीमारी किस तरह की है, हैं? तो
आपको शरीर देखना पड़ेगा, आपको बीमारी देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से जड़ी बूटी का निर्धारण करना पड़ेगा। कोई साइड इफेक्ट देती है ये? अगर आप उसको गलत क्वांटिटी में ले रहे हैं, हाँ। अगर आपको मैंने बोला कि गिलोय बहुत अच्छी चीज है हाँ। और आप तो दिन में 3 बार गिलोय का सेवन करने लगे तो डेफिनेटली नुकसान दे सकती है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो दिन भर सौंठ, काली मिर्च, पिपली यानी त्रिकटु चूर्ण खाऊंगा तो आपको 2-3 महीने में हो सकता है पाइल्स हो जाए। तो देखिए, आपको जड़ी बूटियों को भी सही मात्रा में, सही समय पे, सही विधि से और सही तरीके से ये लेना पड़ेगा। आप फॉर गारंटेड उनको कैसे भी यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आयुर्वेद से क्या वजन कम किया जा सकता है? आयुर्वेद से वजन कम किया जा सकता है, कैसे? बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद आपको सही खान पान सिखाएगा, आपको सही जीवन शैली सिखाएगा और साथ में हमारे पास लाइपोलिटिक हर्ब्स हैं जो फैट को काटती हैं और जिद्दी फैट को काटने की क्षमता रखती हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका ईमानदारी वाला प्रयास आपका है कि हाँ वजन कम हो, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आयुर्वेद स्किन डिजीज के लिए कितना कारगर है? बहुत कारगर। मुझे लगता है कि स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट ही आयुर्वेद के पास है। अदरवाइज आप स्टेरॉइड्स खा खा के अपनी बीमारी को, एक्जिमा को, सोरियासिस को, एलर्जिक डर्मेटाइटिस को केवल दबा सकते हैं, लेकिन उनसे मुक्ति चाहिए तो आपको आयुर्वेद की शरण में ही आना होगा। स्पेसिफिकली अर्टिक एरिया के पेशेंट जो सालों तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं, अगर 3 महीने हमें दे देते हैं तो अबाउट 90 to 95% पेशेंट जो है वो 3 महीने में क्योर हो जाते हैं, अगर एलर्जी 20 साल पुरानी हो तो भी। डॉक्टर साहब, स्किन एलर्जी का कोई घरेलू इलाज है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत साधारण लेकिन बहुत प्रभावी। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच देसी घी मिलाकर के सुबह खाना पीना शुरू कीजिए और आप देखिए कि आप जो सालों से परेशान करने वाली आपकी एलर्जी है वो कुछ ही दिनों में जाना शुरू होगी और 3 महीने में आप हो सकता है कि 15-15 साल की एलर्जी आपकी ठीक हो जाए। और खांसी का? खांसी बिल्कुल, आप काली मिर्च, साबुत काली मिर्च चूसिए, आप छोटी काली हरड़ चूसिए, आप लौंग चूसिए, डिपेंडिंग अगेन आपको कौन सी चीज ज्यादा माफिक बैठती है, कौन सी चीज सूट करती है। ये खांसी की बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसके बाद इन सब से ऊपर सीतोपलादी चूर्ण, 5 चीजों का मिश्रण, इसमें मिश्री है, वंशलोचन है, पिपली है, इलायची है, दालचीनी है। ठीक है, सारे आपके किचन के आइटम, लेकिन विश्व की खांसी की सबसे अच्छी दवा सीतोपलादी चूर्ण। तो बड़ा सिंपल चीज है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा चल रहा है होलिस्टिक ट्रीटमेंट, पंचकर्म चिकित्सा। ये खाली मसाज है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, पंचकर्म चिकित्सा एक वो विज्ञान है जो वास्तव में बॉडी को डिटॉक्स करता है। पंचकर्म चिकित्सा वो विज्ञान है जो वास्तव में आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात दिलाता है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज से निजात दिलाता है, जहां पर एक कोई ना कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में पहुंच गया और जब तक उस टॉक्सिक मटेरियल को हम निकालेंगे नहीं तब तक आपके पास एक ही सोल्यूशन है, आप स्टेरॉइड्स दे देके इम्यूनोसप्रेशन करके उस व्यक्ति को लाक्षणिक आराम दीजिए। और अगर आपने पंचकर्म के माध्यम से, यानी पंचकर्म 5 कर्म, जिसमें एक है उल्टी कराना, एक है दस्त लगवाना, एक है नेजल इंसफलेशन और 2 तरह के एनीमा, उनके द्वारा जब आप टॉक्सिन को बाहर निकाल देते हैं तो हमेशा के लिए रोग से मुक्ति मिल जाती है। क्या आयुर्वेद की कोई बातें मॉडर्न साइंस भी मानता है? ना माने, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जो भी हम मॉडर्न साइंस देख रहे हैं उसका बेस तो हमारे वेद ही है। एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा राहुल, हमारे महर्षि भारद्वाज हुए हैं, उन्होंने ज्ञान संहिता लिखी, सारे एरोप्लेन्स के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, एरोप्लेन किसने डिस्कवर किया? राइट ब्रदर्स। तो इस तरह से सब चोरी की हुई चीजें हैं। आधार वो है, क्रेडिट मिले ना मिले, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज का मॉडर्न साइंस पूरी तरह से वेदों पे आधारित है। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, लेकिन आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है। ये क्या है? फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, मतलब हमारे अपने महर्षि, हमारे अपने आचार्य, वही सुश्रुत संहिता। और कहा क्या जाता है, जनमानस क्या जानता है कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है। तो क्या है ये? दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हमारा है, आयुर्वेद का नहीं है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, दूध और दही साथ में खाना ठीक है? नहीं, दूध और दही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध अलग तरह का प्रिपरेशन है, दही अलग तरह का प्रिपरेशन है, एक साथ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब हम शादियों में जाते हैं तो सब कुछ मिक्स करते हैं। हाँ, तो उसके बाद बीमार पड़ते हैं। और हम जब देखते हैं लोगों को ऐसे करते हुए तो कभी तो गुस्सा आता है। हाँ। और कभी हमें आनंद होता है कि कल जो है बहुत बहुत बड़ी शादी अटेंड करके आते, देखते हैं कि पेशेंट तैयार हो रहे हैं हमारे लिए। वैसे बात तो आपकी सही है, हम जब जाते हैं ना कि जब
स्वाद खाना मिलता है ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, डस्टबिन बना देते हैं पेट को। बिल्कुल बना देते हैं और उसका परिणाम है राहुल, देखिए इस जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। नंबर एक आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ, नंबर दो क्वांटम ऑफ एज। राहुल ईमानदारी से गंभीरता से सोचना कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या रह गई है। एक भी व्यक्ति तो स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल। बच्चे स्वस्थ नहीं है, युवा स्वस्थ नहीं है, बुजुर्ग स्वस्थ नहीं है। मेडिसिन घर में मंथली राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, एज की बात करें तो आज अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हटा लें, हम दवाइयां हटा लें, ये जो सो कॉल्ड नेबुलाइजर है, वेंटिलेटर है, ये सब हटा दें, तो आप देख लीजिए कि आज शायद हम 50-60 वर्ष भी जीने में असक्षम हैं। तो दोनों पैरामीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें हम डाउन जा रहे हैं। ये तब है जब सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी मॉडर्न साइंस आ गई है। और उम्र जो है अब 100 वर्ष जीने का तो आदमी सोचता भी नहीं है, सब 80-85 पहुंच गए, मतलब सौभाग्यशाली रहे। तो मैंने अपनी उम्र में आयु को 20 वर्ष कम होते हुए देखा है। हमारे बड़े राहुल 100 वर्ष तक आराम से जी जाते थे साधनों के अभाव में, और आज साधनों के साथ 80 तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कितना सही है? बहुत बेकार है, चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन 2 मिनट में ठीक कर देता है। एक तरह से झूठा आनंद देता है, आपको पागल बनाया जाता है। मैंने नहीं राहुल, डॉक्टर की फीस तो बनती है, डॉक्टर की फीस बनती है, लेकिन नुकसान सबको हो रहा है। जनमानस को नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। आपके शरीर में कुछ गलत पहुंच गया, क्यों? क्योंकि आपने खाने पीने को लेके वायोलेशन किया, या आपने अनहाइजीनिक खा लिया, या अधिक मात्रा में खा लिया, या बेटाइम खा लिया। बॉडी उस मटेरियल को जिसको पचा नहीं पाई, उसको अगर वो ऊपर है तो वॉमिटिंग के माध्यम से, नीचे है तो लूज मोशन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल रही है, सो दैट आपकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल ना रुके। लेकिन आप तो वो 2 रुपए की गोली खा करके इमीडिएट पहली वॉमिटिंग में ही वॉमिटिंग को रोक के, और डॉक्टर जिसने दवा लिखी उसके भी वाह और दवाई की भी वाह। और हुआ क्या? बॉडी में आपने टॉक्सिक मटेरियल को रोक दिया और एक बहुत बड़ी बीमारी की जड़ या बीज को बो दिया। आप एलोपैथी मेडिसिन को, एलोपैथी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं? हाँ, आज के समय पे जब आयुर्वेद बहुत एक तरह से पीछे धकेल दिया गया, जब तक हम आयुर्वेद को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते तो हमें एलोपैथ की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आयुर्वेद को फिर से फ्रंट लाइन पे लाया गया, फिर से उसको स्टडी किया गया, मुझे लगता है कि हमें एलोपैथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद अपने आप में सक्षम है, आयुर्वेद अपने आप में अच्छा है, और आयुर्वेद अपने आप में विस्तृत है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद में वर्णित ना हो। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिमाग में कीड़े चले गए। राहुल 5000 साल पहले हमारे यहाँ चरक संहिता में कृमिज सिरशूल, यानी कि सिर में, ब्रेन में कीड़े पहुंच गए, उसकी वजह से सिर में दर्द होना शुरू हो गया, वो बताया गया है। और आज की साइंस बोलती है दिमाग में कीड़े चले गए मतलब न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। तो क्या चीज वर्णित नहीं है? सब कुछ वर्णित है। ये बोलते हैं डायबिटीज, हमारे यहाँ प्रमेय 20 तरह का डायबिटीज बतलाया गया है। मॉडर्न साइंस एक नदी, एक दरिया है, आयुर्वेद समुद्र है। इतना बड़ा अंतर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में था, है, और सदियों तक रहने वाला है। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं आयुर्वेद हजारों साल पुराना साइंस है, और वही मॉडर्न साइंस रोज नई नई रिसर्च निकालता है, तो क्या आयुर्वेद काम करेगा आज? राहुल, 2 शब्द होते हैं, एक होता है डेवलप्ड और एक होता है डेवलपिंग। आयुर्वेदा इज डेवलप्ड एंड दे आर डेवलपिंग। ओके। तो हमारे यहाँ सब चीजें रिसर्च करके लिख दी गई हैं। आपका कोई एक पार्ट नहीं, एक अंग नहीं जिसके बारे में विस्तार से न बतलाया गया हो। दांत तक पे अलग चैप्टर है, आंख पर अलग चैप्टर है, कान पे अलग चैप्टर है, नाक पे अलग चैप्टर है, बाल पे अलग चैप्टर है, गले पे पूरा पार्ट है अष्टांग आयुर्वेद में। तो हमारी साइंस जो है उसको अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब रिसर्च उसमें हो चुकी है। और मैं इधर बात देखिए, डिफरेंस क्या है आयुर्वेद विज्ञान और आज के हमारे एलोपैथिक विज्ञान में, कि आयुर्वेद में जो बात लिखी दी गई है हजारों साल पहले, वो आज भी रेलिवेंट है। क्या आज त्रिफला पेट साफ नहीं करता है? क्या आज अर्जुन हार्ट का टॉनिक नहीं है? बिल्कुल है। क्या अश्वगंधा आज नर्व्स को ताकत नहीं देता है। क्या मुशली कौन शतावर जो है वो एफ्रोडिसिक नहीं है? बिल्कुल है। 5000 साल पहले लिखा था, आज भी वही काम कर रही है। लेकिन मॉडर्न में क्या है,
आज ये रिसर्च करेंगे, 3 साल तक उसको ढोल बजा करके पूरे विश्व में लोगों को खिलाएंगे, 3 साल बाद उस ड्रग को विड्रॉ करेंगे। इसके तो साइड इफेक्ट आ रहे हैं। आप मुझे एक दवा तो बताइए कि 5000 साल पहले, 6000 साल पहले हमारे ऋषियों ने उसको वर्णन किया हो, उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन किया हो, और कोई भी देश में, अपने भारत छोड़िए, कि स्टडी हुई हो कि भाई ये तो बहुत गलत चीज है, इसको बंद करो। कोई एक तो काउंटर लेकर के आए। राहुल, एक सच ये है कि आयुर्वेद समुद्र है और एलोपैथ एक दरिया। वो बात हो रहा है कि लोगों को, जनमानस को समुद्र की तरफ जाने ही ना दें, केवल दरिया ही दिखाएं कि बस यही पानी होता है, इसी में सब कुछ है। तो माहौल कुछ इस तरह का है। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के कि हम डेवलप्ड है। हाँ, बिल्कुल डेवलप्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज भी अगर विदेशी जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जो अपने देश के वैज्ञानिक हैं, वो हल्दी पे, नीम पे, अर्जुना पे, अश्वगंधा पे रिसर्च कर रहे हैं, और आफ्टर एवरी रिसर्च 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, वही सब लिखते हैं जो आयुर्वेद में लिखा है। तो इस समय रिसर्च करके उनको, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने का समय नहीं है, बल्कि अब समय आ चुका है उनका यूज करके जनमानस को फायदा पहुंचाओ। जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ डाउन जा रही है, जो एज लगातार डाउन जा रही है, उसको सही करो। इस समय उनको सत्यापन का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए आयुर्वेद को, हमारे वेदों को। दे आर आप्त, दे आर शाश्वत, दे आर अनादि, वो भगवान द्वारा लिखित हैं। उनको तुम्हारे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। और सत्यापित भी कौन लोग कर रहे हैं? जो कुछ मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं और 2 साल बाद जो फटाफट हटा उसकी ये साइड इफेक्ट। हमारे हल्दी नीम को तो पेटेंट करने पे लगे हैं। तब हमारे हल्दी और हमारे नीम को पेटेंट करने पे लगे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आयुर्वेद में जान नहीं है। राहुल, विश्वास करना, आपको इस जगत में जो चीज नजर आ रही है खाने की जी, अगर आप आयुर्वेद की पुस्तकें उठाएंगे तो आपको उस चीज के गुण, उस चीज के दोष, उस खाद्य पदार्थ का शरीर पे प्रभाव, और शरीर पे प्रभाव भी कैसा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये, सर्कुलेटरी सिस्टम पे ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये। अरे इतनी विशद व्याख्या राहुल, आप गौरव से आपका सिर मस्तक जो है वो एकदम तन जाएगा कि ये हमारा आयुर्वेद, हमारा वेद इतना विस्तार, इतना बड़ा है। मजाक नहीं कर रहा सर, गूज़बम्स आ गए मेरे सुन के। ये सत्य है, ये सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, बताइए। पानी। जी, लोग कहते हैं, अगर आप किसी आज के आधुनिक वैज्ञानिक से बोलेंगे इस पानी की बॉडी में क्या यूटिलिटी है, इसका क्या प्रभाव है, तो शायद वो आपको बोलेगा कि साहब ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होगा बॉडी पे, लेकिन छोटी सी बात बोल के रुक जाएगा। अगर आप इसी को किसी ऋषि से पूछेंगे, किसी आयुर्वेद के अच्छे स्कॉलर से पूछेंगे, तो सबसे पहले वो पूछेगा कि इस पानी का सोर्स क्या है। ये नदी का पानी है, ये झरने का पानी है, ये कुएं का पानी है, ये पोखर का पानी है। यानी पानी, ये आप पानी, ये कहां से ये पानी आपने लाए, उसके हिसाब से इसका गुण बदल जाएगा और बॉडी पे प्रभाव बदल जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि ये नदी का पानी है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये नदी किस दिशा में जाती है, ये उत्तर से दक्षिण जा रही है कि दक्षिण से उत्तर आ रही है, उसके हिसाब से उसके गुणों में परिवर्तन होगा। उसके जी, ये पानी जो है, ये वर्षा ऋतु का पानी है, ये शरद ऋतु का पानी है, उसके हिसाब से उसके गुण बदल जाएंगे, उसका शरीर पर प्रभाव बदल जाएगा। आज की साइंस दरिया, आयुर्वेद समुद्र, मुख दरिया की तरफ है, समुद्र नहीं दिख रहा। और हम जानते हैं कि रत्न जो होते हैं ना, हीरे रत्न, वो कभी दरिया में नहीं होते। कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। हीरे रत्न खोजने पड़ेंगे, बस डुबकियां लगानी है समुद्र में, सब कुछ मिलेगा। और देखिए जनमानस का स्वास्थ्य जो आज लगातार गिरता जा रहा है, फिर से उठना शुरू होगा। लेकिन गोते तो समुद्र में लगाने ही पड़ेंगे, मुख तो उधर करना ही पड़ेगा। सर आजकल एक नॉर्मल ट्रेंड है जिम में जाना, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 20-25 साल के बच्चे एक्सरसाइज करते करते गिर जाते हैं, रोड पे चलते चलते इंसान गिर जाता है, नाम दिया जाता है हार्ट अटैक, ऑर्गन फेलियर। क्या है ये सर? देखिए बहुत सारे कारण हैं राहुल, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है जब आप गलत तरीके से अपने को पतला रखने की कोशिश करते हैं। जी, आप एक तरफ से घी, तेल, दूध और यहाँ तक कि भोजन कुछ लोग जो है वो त्याग देते हैं और एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। अब मुझे बताइए कि आपके ऑर्गन्स, जैसे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट की हम बात करें,
आपके ब्रेन की हम बात करें, जी। आपके लंग्स, लिवर, किडनी की बात करें, ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको लगातार काम करना पड़ता है, उनको उसके लिए फ्यूल चाहिए। जी। और फ्यूल क्या है? आपका भोजन। जी। आपके दिमाग का फ्यूल क्या है? आपके हार्ट को भी तरावट चाहिए। ये जो हम घी से दूरी करते जा रहे हैं, ये जो हम दूध से दूरी कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स में खुश्की आती जा रही है। किसी पार्ट हार्ट को क्या चाहिए? सर्कुलेशन ठीक हो। तो सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? मोबिलाइल चाहिए, ऑयल चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, सो दैट चीज मूव करते रहे। तो ये जो अप्रोच लोगों ने अपनाई है कि पतला होने के लिए घी, तेल, दूध बंद किया, एक्सरसाइज बढ़ा दी है, तो ऑर्गन फेलियर होना जो है वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि पतला तो होना है, लेकिन सही तरीका अपना करके। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी और सेक्स प्रॉब्लम्स क्या सोल्यूशन है? आयुर्वेद, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं राहुल, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सब भटक रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। कभी वो सड़क किनारे तंबों में घुस जाते हैं, गुप्त रोग के नाम पे बैनर लगाने वाले डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, सही कह रहे हैं। या कभी जो है केमिकल मेडिसिन जो केवल उनको जो है एक तरह से वो तत्काल थोड़ी रिलीफ देती है और उसके बाद में उनको ऐसे एडिक्ट कर देती है, डिपेंडेंट बना देती है कि उनको सैकड़ों शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जी। राहुल, कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी मार अगर कहीं से पड़ रही है, जो हम अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पड़ रही है तनाव की, मानसिक तनाव, स्ट्रेस की। अच्छा। तो इस तरह के पेशेंट जिनको लगता है कि उनको अब लिबिडो खत्म होता जा रहा है, इरेक्शंस में दिक्कत आ रही है, प्रीमैच्योर एजुकेशन हो रहा है, इनफर्टिलिटी चल रही है, पहले वो अपने को डिस्ट्रेस करें, अपने को तनाव मुक्त करें, अपनी जीवन शैली को सही करें, अपने खान पान को ठीक करें और आयुर्वेद को सहारा बना करके, मैं फिर सुप्रज्ञा का नाम लेना चाहूंगा, सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल का सेवन करें। आप देखेंगे 90% कंडीशन में आपकी समस्या जो है विद इन मंथ और 2 आप पाएंगे कि बिल्कुल ठीक हो गए। और इसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश बचती है तो फिर आयुर्वेद की शरण में जाइए, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। मुझे गौरव है कि आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अंग बाजीकरण, वो इसी विषय पे आपको पूरे विस्तार से जानकारी भी देता है और आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सॉल्यूशन भी देता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज मिली। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका साथ मिलेगा। बिल्कुल, और हम सही बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम।